नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैसेज आपके साथ आज हमारे साथ हरिंदर कुमार सर जुड़े हैं, जो बात करेंगे जो विश्वविद्यालय में भी घोटाला वाला एफआईआर वाला जो केस चल रहा है उस पर बात करेंगे। तो पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट लुक की तरफ से। ठीक है, आप आज भी आए, आपका स्वागत है आप लोगों का। सर वीसी ने हड़ताल समाप्त करने का आग्रह किया है छात्र संगठनों से, कर्मचारियों से, जिसके बाद से कल से हड़ताल समाप्त हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि आगे का प्रक्रिया में वीसी का क्या निर्णय रहेगा, आगे कैसे वो इस चीज़ से लड़ेंगे सरकार से? जी, वीसी साहब जो आज आग्रह किए हैं संगठनों, छात्र संगठनों से अथवा शिक्षक संगठनों से, तो यह काम उनको पहले करना चाहिए था, हड़ताल पर नहीं जाने देना चाहिए था। उसमें उन लोगों को उनको पहल करनी चाहिए थी। लेकिन खुद उन्होंने जो बयान दे दिया उस दिन, उसके बाद से मामले बढ़ने लगे, यहाँ से लेके पटना तक, सरकार से लेके राजभवन तक। आज उन्होंने जो किया है, जो स्वागत करता हूँ मैं, कल से खुल जाए, सब काम होता रहे, उसका स्वागत करते हैं। यही हम लोग, मैं चाहता भी रहा हूँ कि राज्यपाल और शिक्षा विभाग और बिहार सरकार और यहाँ के जो लोग हैं, कुलपति, सब लोग मिल कर के एक सकारात्मक कदम उठावे, यह मैं अपेक्षा करता रहा हूँ और मांग भी किया था। तो सर आपने कहा कि कुलपति ने जो आज ये हड़ताल समाप्त करने की बात कही है, तो पहले ये चीज़ें कर देनी चाहिए थी। तो क्या लगता है ऊपर से कोई दबाव कुलपति के ऊपर जिस कारण उन्होंने आज हड़ताल समाप्त किया है? पहले इन्होंने कहा था कि मैं जमानत नहीं लूँगा, लेकिन कल परसों से कानूनी राय अपना लेने लगे और कानून, मैंने पहले भी कहा था कि कानून के स्तर पर इनको लड़ाई लड़नी चाहिए थी, लेकिन ये लड़ाई पॉलिटिकल पार्टी के नेता की तरह, पॉलिटिकल पार्टी की तरह लड़ने लगे। और जो हुआ यूनिवर्सिटी में, जो शिक्षकों का जो धरना हुआ, उसमें यहाँ के सांसद भी पहुँच गए। कल मैंने, आज पेपर में मैंने पढ़ा है कि स्थानीय जो पूर्व मंत्री हैं शर्मा जी भी पहुँच गए। तो जो नहीं होना चाहिए था, इसको पॉलिटिकलाइज नहीं करना चाहिए था। विद्यार्थियों की समस्या थी, छात्रों की समस्या थी और खुद कुलपति और उनके पदाधिकारियों की समस्या थी। तो ये आपस में मिल बैठ करके इस सब का समाधान करना चाहिए था। यही मेरा आग्रह उन लोगों से अभी भी होगा, जो कोई मामला होगा तो आपस में बैठ करके कोई राय मशविरा करके कोई राय करनी चाहिए थी। बिना राय के जो वाइस चांसलर अनर्गल बयान दे दिए, यह ठीक बयान नहीं था। आपने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में ने कहा है कि 3 सितंबर के घोटाले के बारे में जिक्र किया है, उस पर आप थोड़ा सा क्या कहेंगे? 3 सितंबर को फाइनेंस कमेटी की बैठक हुई थी इनके समय में। इन्होंने अप्रैल मई महीना में एक खास एजेंसी को 1 करोड़ 52 लाख का एंटीसिपेशन में पेमेंट करने का आदेश दे दिया था। उसी को कंफर्म कराने के लिए 3 सितंबर को लाए थे। और अन्य भी परीक्षा विभाग से संबंधित, EYMS से संबंधित दूसरे मामले सबको भी 3 सितंबर को फिनांस कमेटी में लाए थे। और चूँकि कुलपति अध्यक्ष होते हैं फिनांस कमेटी के, यहाँ के सबसे बड़े जो फाइनेंस के रक्षक रहे हैं, फिनेंशियल एडवाइज़र जो गवर्नर ऑफिस से बहाल होते हैं, तो सब लोगों का उसमें बैठकी में भाग होती है। यहाँ के फिनांस कमेटी में प्रिंसिपल लोग हैं, एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, 2-3 कॉलेज के प्रिंसिपल उसमें हैं और एक डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। तो वो लोग वाइस चांसलर के नज़दीक तो कुछ बोलेंगे नहीं। इस फाइनेंस कमेटी में सीनेट के मेंबर को रहना है। ठीक है कि प्रिंसिपल भी सीनेट के मेंबर होते हैं, हेड भी सीनेट के मेंबर होते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर वाइस चांसलर को सीनेट के मेंबर को रखना चाहिए फिनांस कमेटी में, जो वह अच्छा बजाय निर्णय लेने में सहयोग करेगा अथवा विरोध करेगा अथवा जो सहमति होगी नहीं होगी। लेकिन विदाउट नियम का, जो हमने पहले उठाया सवाल, जो नियम कानून से यूनिवर्सिटी नहीं चलती है हुईम पर चलती है। कुछ पदाधिकारियों के आपसी मनसता भी रहती है, लेकिन आपसी लेन देन के मामले पर सब लोग एक हो जाते हैं। फिनांस कमेटी से सारे लीगल इलीगल
चीज़ों को लीगलाइज करने की बात करते रहते हैं, यही मामला है। लेन देन का मामला, इस पे कुछ स्पष्ट करेंगे? लेन देन का ये मामला, अब लेन देन का मामला है, जो एजेंसियां हैं वह पावरफुल आदमी का होता है। को बहुत सारी एजेंसियां यूपी की रही है, कुछ एजेंसियां बिहार की भी है, तो उनको कहाँ से मदद मिलती है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन उनके फाइल्स 1 घंटा से ज़्यादा नहीं समय लगता है, नीचे से ऊपर जाती है और पेमेंट के लिए आदेश होता है। 1 घंटा से फाइल, दूसरी फाइल महीनों में क्लियर होगी, जिसमें पैसे का लेन देन नहीं है, महीनों क्लियर लगेंगे। लेकिन उन एजेंसियों का, उन ठेकेदारों का फाइल्स तुरंत गति पकड़ लेती है, क्योंकि उसमें करोड़ों का लेन देन होता है और बिना टेंडर के, बिना किसी सिंडिकेट के निर्णय के सारे पेमेंट पहले हो जाते हैं। पेमेंट होने के बाद सिंडिकेट में लाया जाता है कि इसको पेमेंट कर दीजिए, इसको सहमति दे दीजिए, उसी का विरोध होता है, तब इन लोगों को अच्छा नहीं लगता। तो बिना सिंडिकेट की सहमति के पेमेंट क्लियर आउट कैसे हो जाए? बिना सिंडिकेट के ये लोग 1 पैसा भी नहीं खर्चा कर सकते। इन लोगों का मामला है कि गवर्नमेंट के मनी का हमने कोई गड़बड़ काम नहीं किया है, इंटरनल सोर्स से हमने जो आमदनी होती है यूनिवर्सिटी को, उसका खर्चा किया। तो इंटरनल सोर्स भी यूनिवर्सिटी का फंड होता है, यूनिवर्सिटी नहीं, किसी का पर्सनल सोर्स वह नहीं है इनकम। जब विद्यार्थियों से पैसे आते हैं भिन्न भिन्न मदों में, वोकेशनल कोर्स से आते हैं, दूसरे मदों से आते हैं, ये डिग्री के लेने, मार्कशीट लेने, फॉर्म भरने से लेकर के कतिपय फंड यूनिवर्सिटी में आते हैं, कॉलेज के विभिन्न परीक्षा शुल्क से। तो यह कोई पर्सनल किसी का, वाइस चांसलर का और रजिस्ट्रार का नहीं होता है, वह शुद्ध रूप से यूनिवर्सिटी का फंड होता है। और यूनिवर्सिटी का फंड का किस तरीके से लीगलाइज ढंग से उसको दिया जाए, आवंटन किया जाए, जिस काम में खर्चा होता है, तो यह काम तो लीगलाइज ढंग से ना नियम कानून के तहत होगा कि बिना नियम कानून के तहत होगा। तो हमने रजिस्ट्रार से बात किया था इस बारे में, जिसकी ये जो एफआईआर जब हुई थी तब बात किया था, तो उन्होंने कहा था कि सरकार को एफआईआर करने का अधिकार नहीं है, अगर कुछ गड़बड़ी मिलती है तो उसको चेकिंग कराया जाए, दोबारा चेकिंग कराया जाए, लेकिन एफआईआर करने का अधिकार नहीं है। उस पर क्या कहेंगे? और एक स्वायत्तता की बात है, जो यूनिवर्सिटी स्वायत्त, मैं मानता हूँ कि स्वायत्त, इसमें कोई राय नहीं जो नहीं स्वायत्त। विश्वविद्यालय को पैसा तो स्वायत्तता के नाम पर नहीं आती है, वह यूजीसी की फंड आती है, उससे विभिन्न तरह के रिसर्च होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए होते हैं। लेकिन बहुत सारे फंड जो यहाँ से बजट बन के जाते हैं, उसके अनुरूप में शिक्षकों का वेतन, पेंशन और भी इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए भी पैसे आते हैं वहाँ से। तो उसमें गड़बड़ी है नहीं गड़बड़ी है, वह तो बहुत मामले जल्दी से धरा जाने वाले हैं। उसको कितना माने वेतन मिलना है टीचर को, वह निश्चित, कितना पेंशन मामला है वो ठीक है, लेकिन बहुत सारे कोर्ट केस होते हैं। कोर्ट केस, किसी का पैसा बाकी है, किसी का एरियर बाकी है, किसी का प्रमोशन का पैसा बाकी है, यह केस होता है और केस के आधार पर अपना दरमाहा उनको मिलता है, पेंशन मिलता है अथवा वेतन मिलता है। लेकिन कुछ मामले ऐसे होते हैं कि जिसका पक्षपात यहाँ होता है। कई उदाहरण हैं, उदाहरण में जाइएगा तो बहुत सारे, आपको उतना समय आप नहीं दे। तो उदाहरण में 1-2 उदाहरण ही बता दीजिए, कैसे 1-2 उदाहरण बता दीजिए। अब जैसे यहाँ से जो कोई सैंक्शन होता है तो उसका जाता है, पीवीसी होता है, माने पे को वेरिफिकेशन करने के लिए कमेटी बिहार सरकार बनाई हुई है। तो यहाँ जिसको रजिस्ट्रार चाहते हैं, जिसको एफओ चाहते हैं और जिसको वहाँ पीवीसी चाह लेती है तो उसको हो जाता है। मैं एक ही उदाहरण मैं देना चाहूँगा, एक रक्सौल कॉलेज का मामला है, इनके समय का मामला नहीं है, को माननीय कुलपति जी का समय का। वह 4 कंस्टिट्यूएंट कॉलेज 86 में हुए थे, उसमें एक चंद्र प्रकाश पीटीआई का मामला है। वह बहाल हुआ था 99 में,
किसी प्रिंसिपल ने बहाल कर दिया था जिसको अधिकार नहीं था। वह चूँकि 86 में हुआ था, इसलिए वह अग्रवाल कमीशन और एसवी सिन्हा कमीशन के अंदर में वह कॉलेज था। उस बहाली में नहीं उसको नहीं कर सकता था। कभी कोई कुलपति आए थे विमल कुमार जी ने उसको रेगुलराइज कर दिया। कभी भी सरकार अथवा कोई संस्था, कोई हाई कोर्ट उसको उसकी बहाली पर कोई स्पष्ट निर्णय नहीं दिया, नियमानुसार काम करने के लिए यूनिवर्सिटी को दिया। और उसको जुलाई 21-22 उसका वेतन चालू कर दिया गया, फुल वेतन, 12 से नहीं, शुरू से उसका वेतन चालू कर दिया गया। और यह वर्तमान जो एफओ हैं और पूर्व के जो रजिस्ट्रार थे, पूर्व के जो कुलपति थे, उनको वेतन चालू कर दिया और लाखों रुपया उनको पेमेंट हुआ। तो बिना आर्थिक लेन देन के यह नहीं काम हुआ होगा। आपको पिछले वाइस चांसलर के समय में 4,39,00,000 एक एसएमबी कोई एजेंसी है उसको मात्र एफिलिएटेड कॉलेजों को वेबसाइट इंस्टॉल करने के लिए 4,39,00,000 दे दिया गया यूनिवर्सिटी का फंड। जो यूनिवर्सिटी का फंड एफिलिएटेड कॉलेज में खर्चा होने का कोई मतलब नहीं रखता है। मतलब यह है कि वो एफिलिएटेड कॉलेज अपने अपने फंड से करते हो, लेकिन 4,39,00,000 17 कॉलेज और जो नया कंस्टिट्यूएंसी एफिलिएटेड कॉलेज हुआ है उन लोगों को इस बात का संज्ञान वर्तमान वाइस चांसलर को भी दिया गया। मैंने अपने खुद से दिया, उनको कागज़ डॉक्यूमेंट के साथ दिया और उसको मैंने सिंडिकेट में रोकवा दिया था। इन लोगों ने उसको भी, पिछले कुलपति जी ने और रजिस्ट्रार साहब ने उसको पेमेंट कर दिया था विरोध के बावजूद भी, और बिना लेन देन के वह पेमेंट नहीं हुआ होगा। और भी पेमेंट होते हैं जिसमें पैसे का रहता। अभी प्रमोशन टीचर का है, टीचर का प्रमोशन कोई फाइनेंस कमेटी का मामला नहीं है, वह शुद्ध एडमिनिस्ट्रेशन का मामला है, सिलेक्शन कमेटी करती है। तो सिलेक्शन कमेटी में वैसे ही टीचर को नाम दिया जा रहा है जिनका ड्यू है, जो पैसे वहाँ कुलपति कार्यालय में पहुँचाते हैं। अब सुविधा अनुसार से पिछले बार भी हुआ था, इनके समय में भी हुआ है, 2 बार हुआ है सिलेक्शन कमेटी, उसमें भी पैसे का बाड़ा न्यारा हुआ है। और जब विरोध आरडीएस कॉलेज के शिक्षकों ने किया तो उनसे घूस लेने का प्रमाण मांगा गया। तो कुलपति जी खुद किस तरह से आए होंगे, किस तरीके से बिहार में कुलपति बन रहे हैं सबको मालूम, किस तरीके से रजिस्ट्रार बनाया जा रहा है सबको मालूम। यह लोग बोलता नहीं है राजभवन पर, यह अलग बात। एक संवैधानिक वह जगह है, संवैधानिक पद है, इसलिए बहुत नहीं लोग बोलते हैं, लेकिन बिना पैसे का होता ही नहीं है। यह आश्चर्य का विषय है और यह पहले नहीं होता था। कभी 15 साल 20 साल पहले ये सब काम नहीं होता था। कुछ आए महानुभाव लोग, महामहिम लोग, उनके समय से चालू हो गया और पैसा दो और कुलपति बन जाओ, पदाधिकारी बन जाओ, इस तरह की बातें हो रही हैं। तो इस तरह की बातें अगर हो रही हैं कि पैसा दो कुलपति बनो, तो कहीं ना कहीं पैसा दे के कोई किसी पद पे इसलिए जाता है क्योंकि उससे भी कुछ उसको प्रॉफिट हो, कोई बेनिफिट हो। उस पे क्या कहें? जब पैसे दे करके लोग अपना पद पाएंगे तो निश्चित तौर पर यूनिवर्सिटी से वह कमाना चाहेंगे, उगाहना चाहेंगे, वह एजेंसियों के माध्यम से, ठेकेदारों के माध्यम से। और यही काम मुख्य तौर पर होता है। विद्यार्थियों का काम जो सही काम है वह काम नहीं हो पाता है। शिक्षकों का बहुत सारे जो उनके लिए आवास बने हुए हैं वह गिर रहे हैं, हॉस्टल के मरम्मत नहीं हो रही है। इस पर ध्यान कुलपति का नहीं जाता है, रजिस्ट्रार का माने जो दूसरे पदाधिकारी हैं नहीं जाता है। लेकिन फंड कहाँ से आ जाए, बिना पैसे का कोई बहुत महत्वपूर्ण जो फाइल होती है वह नहीं बढ़ पाता है। यह बहुत ही चिंता की बात है। यह हम महसूस भी करते हैं और कहते भी हैं। बैठकें जहाँ होती है, लीगल बैठक माने जो सिंडिकेट की बैठक होती है, उसमें पारदर्शिता की बात पर काम होता है, माने उन पर दबाव डाला जाता है,
फिर भी पारदर्शी ढंग से काम नहीं होता है। यह एक जैसे अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो गई NEP 220, उसमें बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक से नहीं है और वह ज़बरदस्ती लादा गया है। तो ठीक है ज़बरदस्ती, तो उसके लिए आप उसको, आज मैं सुखद संजोग है आज एक न्यूज़ आया है DSW के माध्यम से कि जो रिसर्च करेंगे विद्यार्थी, जो पैट से सिलेक्शन होगा, वे भी विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे। तो एक कमी शिक्षक की वह कमी दूर होगी, लेकिन वह गुणवत्तापूर्ण नहीं दूर होगी। जो NEP का जो मंशा है वह पूरी तरह से हमको नहीं लगता है कि पूरी होने वाली है। जो वर्तमान व्यवस्था है और वर्तमान कार्य संस्कृति है उसमें बहुत सफल नहीं होने जा रहा है। उस पर बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है। उसमें खर्च भी होंगे और वह खर्च नहीं ठीक से समय पर किया जाएगा, दूसरे फंडों में खर्चा होगा। तो आपको लगता है ये जो नया NEP का जो रूल है उसमें भी जो बजट आएगा उसका अब खर्च में भी घोटाला कहीं ना कहीं होने की उम्मीद है? अभी घोटाला भी आउटसोर्सिंग पर बहाली होगी। अभी अगर एक माननीय कुलपति रह गए तो आउटसोर्सिंग पर बहालियां करेंगे। पिछले दिनों कुलपति अपना अधिकार का प्रयोग करते हुए बहुत सारे डेली वेज में बहाल कर दिए। तो उस बहाली से हमारा कोई विरोध नहीं है। उसमें बहुत सारे फंड जाते हैं, डाइवर्सन होते हैं ना। अभी जो मैंने वोकेशनल से कहा 15 करोड़ रुपये उसमें जमा है, तो उस वोकेशनल कोर्स के लिए डेवलपमेंट नहीं होगा, कोई उसके लिए भवन नहीं बनेगा, कोई उसके लिए प्रयोगात्मक जो मशीन है वो नहीं खरीदी जाएगी। लेकिन फिशरी डिपार्टमेंट यहाँ चलता है, उसको डेवलपमेंट करना चाहिए। वह रोज़गार का भी एक रास्ता भी है। तो सिर्फ वोकेशनल कोर्स चलते हैं, उससे कितने को रोज़गार मिल रहा है या कभी आकलन नहीं यूनिवर्सिटी के पास। तो जो कोर्स चलाए जा रहे हैं उससे हमको क्या फ़ायदा हो रहा है, यह भी तो आकलन यूनिवर्सिटी करेगी अपने माध्यम से। अपना जो है उनका जो ऑडिट ने जो इस बार घोटाले का जो भी चीज़ें की है, मतलब जो भी घोटाले सामने आए हैं, तो आपको क्या लगता है उस पर बहुत लोग नकार रहे हैं, बहुत लोग फंसाने का, सरकार को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं? स्वायत्तता की बात जहाँ तक करते हैं, स्वायत्तता पर तो राजभवन और राज्य सरकार वही दोनों ने तय करेंगे जो किसका क्या अधिकार है क्या नहीं है। उसके एक्ट एंड इंस्टीट्यूट बने हुए हैं। FIR हुआ है तो इसको कानूनी पहलू से माने उसको समाधान निकाल सकते हैं। कानूनी कार्रवाई अगर बेमानी है तो उसका विरोध ज़रूर होना चाहिए, लेकिन कानूनी कार्रवाई अगर विधि सम्मत है, कोई विधान के खिलाफ कोई बात नहीं हो, इसके हम पक्षधर हैं। लेकिन कोई क्राइम करे और उसका कोई केस नहीं हो, साक्ष्य के आधार पर कोई केस होता है तो वह बात ठीक है। बिना साक्ष्य के भी कभी कभी केस हो जाते हैं, तो इसको तो फिर तो उसी नियम कानून के तहत ही उसका समाधान निकलता है, कोई दूसरा समाधान नहीं निकलता है। कोई इस तरीके से हड़ताल उगड़ करके कोई समाधान नहीं निकलता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए और हमें बताने के लिए यूनिवर्सिटी में किस तरह से बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं और किस तरह से बड़े काम के फाइल को रोक कर जो लेन देन वाले फाइल है उनको आगे बढ़ा दिया जाता है, बिना सीटेट के परमिशन के उसे पास कर दिया जाता है, और किस तरह से यूनिवर्सिटी में बड़े बड़े घोटाले हो रहे, इनका भी खुलासा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की खबर के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।